हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवांश है और आप देख रहे हैं ऑटो पार्ट्स इन्फो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम के बारे में, और ये हमारा जो रहेगा BX6 डीजल इंजन के बारे में रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम है उसका आखिर हम यूज़ क्यों करते हैं, इसके बारे में अगर हम जान लेते हैं तो जैसे कि आप जानते हैं कि इंजन से हमारी जो है वो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, जो कि हमारी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन, और एक होता है हमारा पार्टिकुलेट मैटर जो कि डीजल गाड़ी में निकलता है। तो इसको हमें कम करने के लिए, जो पोल्यूशन निकल रहा है इसको हमें कम करने के लिए एक फ़िल्टर का यूज़ किया गया, एक सिस्टम का यूज़ किया गया है जिसे बोलते हैं EATS, और इसका फुल फॉर्म है एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। तो EATS सिस्टम में हमारे यूज़ होता है DOC, जो कि है डीजल ऑक्सीडेशन कैटालिटिक, और दूसरा है SDPF, जो कि होता है S से आ जाता है SCR, जो कि सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन कैटालिटिक होता है, और DPF होता है हमारा डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर। तो यहाँ पे हम बात करें हैं जो गैसों को ट्रीटमेंट किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और पार्टिकुलेट मैटर का यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है हमारा EATS सिस्टम में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एक लेआउट है इंजन का। यहाँ से हमारी इंजन में फ्रेश एयर इंटर करती है, और यहाँ पे हमारा हो गया HFM सेंसर। ये हमारा हो जाता है टर्बो चार्जर का पार्ट। टर्बो चार्जर के कंप्रेसर वाले पार्ट से हमारी जो एयर होती है वो कंप्रेस होकर इंटरकूलर में जाती है। इंटरकूलर में हमारा लगा रहता है बूस्ट टेम्परेचर सेंसर, अब बूस्ट प्रेशर सेंसर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ये लगा रहता है। उसके बाद ये हमारे यहाँ पे थ्रोटल बॉडी होगी। थ्रोटल बॉडी के थ्रू जो हमारी एयर है वो इनटेक मैनिफोल्ड के थ्रू हमारे इंजन में एंटर करती है। हमारा पार्ट हो गया इंजन। अब इंजन से जो हमारी एग्जॉस्ट गैस निकली वो कुछ पार्ट हमारा ये EGR मॉड्यूल के नाम से जानते हैं, EGR के थ्रू चला जाता है, जो कि होता है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। तो एग्जॉस्ट गैस को रिसर्कुलेट करके हमारे इंजन में चला गया, और जो कुछ पार्ट है वो हमारी टरबाइन के थ्रू, टर्बो चार्जर के थ्रू आगे हमारे एग्जॉस्ट सिस्टम में चली जाती है। अब यहाँ पे एग्जॉस्ट सिस्टम में आप देख सकते हैं एक ये सेंसर लगा हुआ है, एक ये सेंसर लगा हुआ है, एक हमारा ये सेंसर लगा हुआ है, और एक और ये दो ये सेंसर लगे हुए हैं, और एक हमारा यहाँ पे ये सेंसर लगा हुआ है। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये सेंसर लगे हुए हैं एग्जॉस्ट सिस्टम पे। तो जो पहला सेंसर आता है उसे बोलते हैं अप स्ट्रीम नॉक्स सेंसर, और जो लास्ट वाला आता है हमारा वो डाउन स्ट्रीम नॉक्स सेंसर के नाम से इसे जाना जाता है। नॉक्स सेंसर के जस्ट बगल में हमारा आ रहा है T4 सेंसर, जो कि DOC से जस्ट पहले लगा होता है, और DOC के जस्ट बाहर लगा रहता है हमारा T5 सेंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ तो ये हमारा हो जाता है SDPF, जो कि हो गया सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, और सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन कैटालिटिक और डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर, ये दोनों इसमें एक साथ रहते हैं, और इसी के ऊपर जस्ट हमारा लगा रहता है डोजिंग मॉड्यूल। इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। और DPF के पास ही हमारा लगा होता है एक डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर। ये जो आप देख सकते हैं ये डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर लगा हुआ है। उसके बाद हमारा थोड़ा सा आगे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे लगा रहता है अंडर फ्लोर SCR, और अंडर फ्लोर SCR के जस्ट थोड़ा सा आगे हमारा लगा रहता है PM सेंसर, जो कि बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर सेंसर। और हमने
डाउन स्ट्रीम नॉक्स सेंसर के बारे में हमने पहले देख लिया कि डाउन स्ट्रीम सेंसर जो होता है हमारा लास्ट में लगा रहता है। तो ये हमारा एक लेआउट था EAT सिस्टम का यहाँ से, और ये कंप्लीट जो हमारी फ्रेश एयर से एग्जॉस्ट एयर तक का जो सर्कुलेशन है वो यहाँ पे दिखाया गया है इस लेआउट में। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला फ़िल्टर जो हमारा है DOC, जो कि डीजल ऑक्सीडेशन कैटालिटिक के नाम से जाना जाता है, और उसकी लोकेशन जो हमारी इंजन में एग्जॉस्ट सिस्टम में रहती है ये हमारी है DOC। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं DOC, डीजल ऑक्सीडेशन कैटालिटिक। ये हमारा साइड व्यू है, और ये आप देख सकते हैं टॉप व्यू से आपको कुछ इधर से ऐसे दिखेगा। डीजल ऑक्सीडेशन कैटालिटिक जो होता है वो इसमें सिर्फ जो हमारी गैसों का ट्रीटमेंट होता है वो CO गैस और SC गैस, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जो गैस होती हैं उनका ही ट्रीटमेंट होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं द ऑपरेशन ऑफ DOC इज़ मॉनिटर बाय T4 सेंसर एंड T5 सेंसर। तो इसका जो वर्किंग है वो T4 सेंसर और T5 सेंसर इसकी वर्किंग को मॉनिटर करता है, और डाटा जो रहता है वो ECM को आगे शेयर करता है। तो बेसिकली अगर आपसे जानना चाहें कि DOC का काम क्या होता है, तो DOC का काम होता है हमारी जो हार्मफुल गैस निकल रही है इंजन से SC और कार्बन हाइड्रोकार्बन, उसको कन्वर्ट करता है कम हार्मफुल गैसों में, लाइट CO2 और H2O में, CO2 और H2O में ये कन्वर्ट करता है हमारा DOC। और अब आगे हम बात करते हैं SCR या फिर HDPF के बारे में। तो HDPF के अंदर दो फिल्टर हमारे हो गए, दो तरह का मैकेनिज़्म यूज़ होता है, जो कि यहाँ पे है। इस वाले पार्ट को, जो नीचे वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं HDPF। तो इसमें जो हमारा आ जाता है सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन कैटालिटिक और डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर, ये दोनों पार्ट इसमें आते हैं। और SCR की जो लैंप लाइट होती है, जो कि SCR लैंप होता है, वो SCR लैंप कुछ इस तरह से होता है। अगर जो DEF हो गया या फिर एड ब्लू या फिर यूरिया के नाम से जो जानते हैं लोकल में लोग, अगर ये सिस्टम में कुछ इशू हो गया SCR सिस्टम में, तो इस तरह से हमारी लाइट लैंप ऑन हो जाएगी। तो इसे हमें माल फंक्शन लाइट होती है, तो इसे हमें चेक करना होगा किस कारण से ऑन हुई। अगर हमारा DPF जो है डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर, अगर इसमें कुछ इशू होगा तो ये हमारी DPF वार्निंग लैंप है, ये लाइट हमारी ऑन हो जाएगी, और इसे हमें देखना होगा किस कारण से ये लाइट ऑन हुई है और रीज़न क्या है, ये देखना होगा। तो यहाँ पे इस स्लाइड को हम देख लेते हैं। तो HDPF is a single unit that act as both the SCR catalytic and DPF। जैसा कि मैंने बताया, जो HDPF होता है इसमें दोनों होते हैं, SCR catalytic और DPF ये दोनों होता है। It is a complex structure that allow the break of DEF chemical reduction for NOx and trap particulate matter। तो इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन हो गया, जो भी स्ट्रक्चर इसके अंदर बनता है, उसका काम ये होता है कि हमारी जो नॉक्स गैस है, नॉक्स गैस को कन्वर्ट करना कम हार्मफुल गैस में, और जो हमारा पार्टिकुलेट मैटर है उसको ट्रैप करना, उसको रोकना हमारा HDPF का काम होता है। The SCR catalytic promote the chemical reduction of harmful NOx component by reaction with the NH3 ammonia delivered from the DEF diesel exhaust fluid। DEF का फुल फॉर्म होता है diesel exhaust fluid into harmless nitrogen and H2O which is released through the tailpipe। तो इससे जो मैंने आपको बताया कि अभी इसमें जो हम नॉक्स गैस होगी, उस नॉक्स गैस का ट्रीटमेंट करते हैं हम अमोनिया की मदद से, NH3 की मदद से ट्रीटमेंट होता है नॉक्स गैस का। और जो गैस जनरेट करती है
जो ट्रीटमेंट होगा नॉक्स का, उसका ट्रीटमेंट के बाद जो हमारा आउटपुट आएगा वो होगा हमारा नाइट्रोजन और वाटर, H2O। नाइट्रोजन और वाटर का रिलीज़ करेगा ये HDPF, और वो हमारा जो एग्जॉस्ट पाइप है उसके थ्रू हमारे बाहर निकल जाएगा एग्जॉस्ट सिस्टम से। तो यहाँ पे देख सकते हैं द ऑपरेशन ऑफ HDPF इज मॉनिटर्ड बाय नॉक्स सेंसर फॉर नॉक्स रिडक्शन एंड डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर फॉर पर्टिकुलर PM लोडिंग। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे जो बताया गया है नॉक्स सेंसर हमारा जो नॉक्स रिडक्शन होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अप स्ट्रीम में है, जो शुरुआत में हमारी यहाँ से गैस निकली नॉक्स गैस, उसके परसेंटेज को यहाँ पे मॉनिटर करेगा कितने % नॉक्स निकली, और दूसरा यहाँ पे मॉनिटर करेंगे कि कितना हमारा नॉक्स निकला। तो इसको मॉनिटर करता है हमारा अप स्ट्रीम नॉक्स सेंसर, और दूसरा हो गया हमारा डाउन स्ट्रीम नॉक्स सेंसर। तो इन दोनों को नॉक्स सेंसर ही हमारा मॉनिटर करेगा यहाँ से यहाँ तक में हमारा कितना % हमारा कैसा नॉक्स हमारा रिडक्शन हुआ है। और जो डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर है जो कि आपका ये लगा हुआ है, ये तो हमारा नॉक्स सेंसर हो गया एक, और एक हमारा एग्जॉस्ट पाइप में और होगा, इसी को हम बोलते हैं नॉक्स सेंसर। और डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर जो हो गया हमारा यहाँ पे आ गया डिफरेंशियल पाइप का एक, और ये दूसरा हमारा डिफरेंशियल प्रेशर पाइप हो गई ये। इन दोनों का जो लिंक्ड होगा वो हमारा आ जाता है यहाँ कहीं पे ऊपर पे आता है, डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर जो लगा रहता है यहाँ कहीं पे आता है। उसका इसमें सेंसर को नहीं दिखा है, फोटो में नहीं दिख रहा है। तो बेसिकली ये जो दो पाइप आपकी जा रही हैं वो डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर पे जा रही हैं। तो आपको देखना है ये दोनों पाइप कहाँ पे आपके जा रही हैं। वो हमारा जो प्रेशर होगा एग्जॉस्ट का उसको मॉनिटर करेगा। अगर प्रेशर हमारा ज़्यादा हो गया तो उस कंडीशन में रीजनरेशन नहीं लेगा, उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रेशर तक ही रीजनरेशन लेता है। तो उसे हमें कम से कम रहना चाहिए, जो भी रहता है स्टैंडर्ड वो देखना रहता है। तो बेसिकली जो हमारा रीजनरेशन मॉनिटर करता है वो करता है डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर। अब यहाँ पे हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन कैसे होता है और क्या क्या कंपोनेंट, कौन सा मटेरियल हम यूज़ करते हैं DOC में या डीजल ऑक्सीडेशन कैटालिटिक में। तो बेसिकली जो कि DOC है हमारा CO और SC पे ही वर्क करेगा, CO और SC को ट्रीटमेंट करेगा यहाँ पे। और ये जो ट्रीटमेंट होता है वो 150 डिग्री सेल्सियस से लेके 200 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टू अचीव द डिजायर इमिशन रिडक्शन द DOC रिक्वायर्ड मिनिमम एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस टू और 200 डिग्री सेल्सियस, मतलब 150 से 200 डिग्री सेल्सियस अगर हमारा टेम्परेचर रहेगा तभी ये हमारा DOC प्रॉपरली ट्रीटमेंट कर पाएगा एग्जॉस्ट गैस पे। और इसमें जो मटेरियल यूज़ होता है प्लेटिनम और पैलेडियम मटेरियल यूज़ होता है DOC सिस्टम में। जैसे हमारा पहले था 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर, उसमें भी प्लेटिनम और पैलेडियम यूज़ होते थे SC और CO को इमिशन को कम करने के लिए। वैसे ही यहाँ पे हमारा BS6 में DOC यूज़ करा जा रहा है। इसमें सिर्फ प्लेटिनम और पैलेडियम रहते हैं जो कि SC और CO को ट्रीटमेंट करेगा। यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके H2 बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ये बनाता है। और इसके अंदर एक अनडिजायर्ड रिएक्शन होता है जो कि नॉक्स होता है। NO जो होती है हमारी गैस, अगर इंजन से जो निकलती है वो NO गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हमारी बना लेती है NO2
NO2 गैस ये जनरेट करती है। अनडिजायर्ड रिएक्शन है, ये भी इसमें जनरेट हो जाती है। अब इसके आगे हम आते हैं ट्रीटमेंट में, जो SCR होता है, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक हमारा DF टैंक होगा जहाँ पे डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड जो है वो स्टोर्ड होगा। इसमें एक हमारा पंप लगा होता है जो कि डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड को हमारे एग्जॉस्ट सिस्टम में स्प्रे करता है। स्प्रे करने के लिए जो सिस्टम का हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं डोजिंग मॉड्यूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे स्प्रे करने के लिए इंजेक्टर यूज़ होता है उसे बोलते हैं डोजिंग मॉड्यूल, और जो ये पंप यूज़ होता है उसे बोलते हैं DF सप्लाई पंप या DF सप्लाई मॉड्यूल के नाम से इसे जाना जाता है। और ये जो कंप्लीट पाइपलाइन है यहाँ से हमारे DF टैंक तक का, इसे बोलते हैं DF सप्लाई लाइन। तो बेसिकली SCR में हमारा इसका यूज़ है सबसे ज़्यादा, और उसके बाद हमारा यहाँ पे SCR में जो मटेरियल यूज़ होगा उसका यूज़ है। तो बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं एक चीज़, ये हमारा हो गया है DF सप्लाई पंप या DF सप्लाई मॉड्यूल। तो इसमें हमारा आ गया, इसको बोलते हैं DF पंप, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड होती है। यहाँ पे हमारा सेंसर होता है जो कि DF लेवल सेंसर एंड टेम्परेचर सेंसर होता है। और इसमें जो होता है जो लेवल सेंसर होता है वो हमारा सुपरसोनिक सेंसर होता है, जो कि सोनिक वेव पे काम करता है, जिससे इसका लेवल चेक होता है। यहाँ से हमारा जो DF है वो सप्लाई होगी पंप पे, और ये जाके हमारा जाएगा DF मॉड्यूल पे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। द SCR हाइड्रोलिक सिस्टम प्रेशराइज्ड DF का फुल फॉर्म है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड from the DEF tank and into the DF supply hose to initiate DF pump. EMS ECU monitor the T5 temperature. When T5 temperature reach 150 degrees Celsius, EMS ECU actuate the DEF supply pump and pressurized DEF into DF supply pump hose. Further DEF dosing into the exhaust is based on modeled NOx emission from the engine. तो बेसिकली क्या है, जो हमारा DF सप्लाई पंप है वो एक्टिव कब होगा यहाँ पे ये बताया गया है। तो ये जो एक्टिवेशन होता है वो जब हमारा T5 सेंसर होता है वो 150 डिग्री सेल्सियस पे जब पहुँच जाएगा, तभी हमारा DF जो है वो स्प्रे करना चालू करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे T4 सेंसर है और यहाँ पे T5 सेंसर है। तो अगर आपसे पूछते हैं कोई कि हमारा जो DF होता है, DF सप्लाई पंप, वो कब एक्टिव होता है और कौन सा सेंसर इसे एक्टिवेट करने के लिए सिग्नल देता है, तो वो हमारा हो जाता है T5 सेंसर, T5 टेम्परेचर सेंसर। जब T5 टेम्परेचर सेंसर का वैल्यू 150 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगी, तभी हमारा EMS ECU एक्चुएट करेगा DF सप्लाई पंप को, और प्रेशराइज्ड DEF हमारा सप्लाई होगा DF मॉड्यूल में, और फिर स्प्रे होगा हमारा SDPF पे। तो इसका जो प्रेशर होता है वो होता है लगभग 6.6 बार, 6.6 बार के करीब इसका प्रेशर होता है DF सप्लाई पंप का। और उसके बाद यहाँ से ये प्रेशराइज्ड DF हमारा डोजिंग मॉड्यूल के थ्रू हमारा स्प्रे होता है हमारा SDPF पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड के बारे में यहाँ बात किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा है ये है रिफ्लेक्टोमीटर, और रिफ्लेक्टोमीटर से ही हम DF की क्वालिटी को चेक करते हैं कि हमारी जो DF की क्वालिटी है वो सही है
यूज़ करने लायक है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड को। तो यहाँ पे हम एक बार इस स्लाइड को पढ़ लेते हैं। वंस द DEF pump turn on at T5 temperature of 150 degree Celsius, it will pressurize the DEF in the system to an operating pressure of 6.6 bar and turn on. The pump will not be continuously. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब हमारा टेम्परेचर जो रहता है वो 150 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, तो DEF पंप हमारा जो होता है वो प्रेशर जनरेट करता है, प्रेशर बनाता है। ऑपरेटिंग प्रेशर जो होता है उसका 6.6 बार होता है, वो मेंटेन करता है। और ऐसा नहीं रहता है कि हमारा पंप कंटिन्यूसली ऑपरेट करता रहता है, ये पंप हमारा रुकता भी है और चलता भी रहता है। ऐसा है, कंटिन्यूसली हमारा ये पंप 6.6 बार का प्रेशर बना के नहीं रखा रहता है। जब तक उसे ज़रूरत होती है तब तक वो स्प्रे करेगा, अदरवाइज वो अपने आप को ऑफ कर देगा। तो DEF इज़ नॉक्स रिडक्शन एजेंट, जो कि डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड है, उसमें बताया गया है पहले की स्लाइड में। इसमें अमोनिया यूज़ होता है जो कि नॉक्स को कम करने के लिए, जो कि नॉक्स गैस के साथ रिएक्शन करके N2 गैस और H2O गैस को में कन्वर्ट करता है, जो कि रिडक्शन एजेंट है। यहाँ पे ये बताया गया है। इट इज़ अ बेसिकली एक्वस यूरिया सोल्यूशन हैविंग अ यूरिया कंटेंट of 32.5 and remaining 67.5 of water. Recommended to check the urea concentration in the DEF using a reflectometer. बेसिकली यहाँ पे जो बताया गया है DEF में होता क्या है, DEF में हमारा होता है 32.5% यूरिया होता है और जो बाकी का होता है 67.5% वो होता है वाटर। तो ये नॉर्मल ऐसे वाटर नहीं होता है, ये डिस्टिल वाटर होता है। यहाँ पे ये डिस्टिल वाटर रहता है। तो ये नहीं सोचिए कि यूरिया हो गया और उसमें हम पानी मिला दें नॉर्मल, तो ये चीज़ है, वैसा नहीं है। तो इसका जो मिक्सचर भी होता है वो अलग होता है। तो जो नॉर्मल यूरिया आपकी होती है मार्केट में, उस यूरिया को पानी के साथ ना मिला दें कि 32.5 ग्राम यूरिया मिला दिया और 67.5 ग्राम हमने पानी मिला दिया और मिक्सर कर दिया, तो एक हमारा 100% हो गया। तो ऐसा यूज़ नहीं करना है। आपको जो भी DEF यूज़ करना है, ऑथराइज्ड DEF यूज़ करना है, हो सके तो आप जो भी नियरेस्ट सर्विस सेंटर हो वहाँ से आप लें, अदरवाइज़ जहाँ पे DEF टैंक है वहाँ से आप लें और देख लें कि उसका जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन होना चाहिए 31.8 से लेके 33.2 के बीच में होना चाहिए। कंसंट्रेशन एक्सेप्टेबल कंसंट्रेशन है। अगर इससे ज़्यादा है या फिर इससे कम है तो वो DEF को यूज़ ना करें। अगर वो DEF यूज़ करेंगे तो मे बी उससे हो सकता है कि आपका जो DEF सप्लाई पंप है उसमें सेंसर लगा होता है, सोनिक सेंसर, सुपरसोनिक सेंसर और टेम्परेचर सेंसर, लेवल सेंसर। तो ये सेंसरों को इफ़ेक्ट पहुंचा दे जिससे कि आपकी सप्लाई DEF सप्लाई पंप जो है या DEF सप्लाई मॉड्यूल जो है वो ख़राब हो सकता है। तो जब भी आप यूज़ करें तो ऑथराइज्ड DEF यूज़ करें, अदरवाइज़ आपको इशू हो सकता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी आपको यूज़ करना है वो इस कंसंट्रेशन का ही DEF को यूज़ करना है। और ये हमारा टूल है जिससे हम DEF को चेक कर सकते हैं। अब इस स्लाइड में हम देखेंगे DPF के बारे में, जो कि है डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। और जो DPF का है वार्निंग लाइट है, कुछ इस तरह से है। और जब भी रीजनरेशन होगा गाड़ी का तो रीजनरेशन के लिए आपकी ये लाइट आएगी। और जब आपको रीजनरेशन किस कंडीशन में करना है ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे अभी। तो कुछ इस तरह से DPF होता है हमारा डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। इंटरनली एक ये सिंपल कंस्ट्रक्शन है। तो इस तरह से यहाँ पे एक पॉइंट होता है, वहाँ पे जाके ये DPF हमारा बंद रहता है, क्लोज रहता है। तो पूरी की पूरी एयर एकदम से ऐसे जा नहीं सकती, ट्रीटमेंट हो सकती। जैसे नॉर्मल हमारा
पहले 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर होता था, तो यहाँ से भी खुली है, यहाँ से भी खुला है। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता था, पाइपलाइन होती थी एक तरह से, मल्टीपल पाइपलाइन हो गई, बस यहाँ से गैस निकल रही है और यहाँ पे जो अगल बगल में जो मटेरियल हैं उनसे रिएक्शन करके वो लेस हार्मफुल गैसों में कन्वर्ट कर रही है। लेकिन डीपीएफ में ऐसा नहीं है, यहाँ पे पूरी तरीके से उसको हम ट्रैप कर लेते हैं डीपीएफ को। तो सॉरी, हाँ डीपीएफ को, या फिर डीपीएफ को जो पार्टिकुलेट मैटर है पीएम पार्टिकल को हम यहाँ पे ट्रैप करते हैं पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर को सूट पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है, तो सूट पार्टिकल भी बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर को। तो सूट जो पार्टिकल है उसे ट्रैप किया जाता है, उसे रोका जाता है हमारे डीपीएफ फिल्टर में। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यूज़ करते हैं एयर फिल्टर या फिर एसी फिल्टर। तो आप देखेंगे जब भी एयर फिल्टर या एसी फिल्टर को बाहर निकालते हैं तो जब उसको देखते हैं तो उसमें से आपको धूल निकलेगी, तो उन धूलों को रोकता है फिल्टर। वैसे ही डीपीएफ का काम है सूट पार्टिकल को रोकना, सूट पार्टिकल को अपने यहाँ पे स्टोर करना। और जब एक पर्टिकुलर अमाउंट तक सूट पार्टिकल इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर इंजन को ये कमांड देता है हमारा डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर, जो कि यहाँ पे था। ये डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर, जब यहाँ पे सूट पार्टिकल ज़्यादा होने लगेंगे तो डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर की वैल्यू चेंज होगी, और जब प्रेशर की एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद हमारा जो डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर है वो ईसीयू को कमांड देगा और फिर हमारा इसमें रीजनरेशन के लिए कहेगा कि गाड़ी को रीजनरेशन करिए, अदरवाइज डीपीएफ जो हमारा है वो चोक हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस स्लाइड को, जो कि मैंने समझाया, इसको अब देखते हैं, पढ़ते हैं। DPF stands for the diesel particulate filter, which is a device that traps soot and other particulate matter from the exhaust of a diesel engine. DPF are found is almost all diesel vehicle to meet particulate matter regulation. तो DPF जो है वो हर आपको डीजल गाड़ी में मिलेगा, जिससे कि पार्टिकुलेट मैटर का जो रेगुलेशन है हमारा गवर्नमेंट का, उसको मीट कर सके, अदरवाइज हमारी गाड़ी बैन हो जाएगी। तो इसके लिए ये यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं DPF ट्रैप थिनी सूट पार्टिकल या पार्टिकुलेट मैटर विच आर द produced from diesel combustion. The loading of soot in the DPF is monitoring by the differential pressure sensor. When certain high soot load are observed, soot in the DPF is regenerated or burned. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो अगर पार्टिकुलेट मैटर जो है या फिर सूट पार्टिकल ज़्यादा इकट्ठे होने लगेंगे तो उससे हमारा पार्टिकुलेट डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर मॉनिटर करेगा और ईसीएम को कमांड देगा हमारा रीजनरेशन का। और रीजनरेशन प्रोसेस में जो होता है, हम रीजनरेशन प्रोसेस में जो सूट मास हो गया है या फिर पार्टिकुलेट मैटर जो हमारा यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, उसको हम बर्न आउट करते हैं या जलाते हैं इस डीपीएफ फिल्टर में। तो बेसिकली जो हमारा जलाने की प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं हम रीजनरेशन। तो डीपीएफ रीजनरेशन हमारे 3 टाइप के होते हैं। पहला पैसिव रीजनरेशन, दूसरा एक्टिव रीजनरेशन और तीसरा होता है फोर्स रीजनरेशन। तो पैसिव रीजनरेशन में कैसे करते हैं हम? पैसिव रीजनरेशन करते हैं हम, इसमें ईसीयू जो होता है वो ऑटोमेटिकली कमांड देता है रीजनरेशन के लिए, और ये गाड़ी का आपका रीजनरेशन आपका हो जाएगा गाड़ी चलाते हुए। तो इसमें करना क्या रहता है, व्हेन द व्हीकल इज ड्रिवन एट स्पीड ग्रेटर देन द 60 km/h,
EMS ECU will automatically start the post injection to start regenerating DPF. Ideally, vehicle should be driven at speed greater than 60 km for 20 to 30 मिनट। मतलब बेसिकली क्या है, इसमें कह रहा है ये कि जब भी हमारी पैसिव रिजनरेशन होना होगा उस समय हमारी गाड़ी की स्पीड जो होनी चाहिए 60 से ऊपर होनी चाहिए, और ये हमें करना है 20 से 30 मिनट तक इससे कंटिन्यूस इस तरह से गाड़ी को चलाना है 60 प्लस स्पीड में। और इसमें जो होता है पोस्ट इंजेक्शन बढ़ जाता है। पोस्ट इंजेक्शन मतलब जैसे कि हमारा जो नॉर्मली इंजेक्शन होता है कंबशन चैम्बर में डीजल को चलाने के लिए, तो कुछ मात्रा में हम पोस्ट इंजेक्शन करते हैं जिससे कि फ्यूल हमारा कंबशन चैम्बर में ना जल के वो हमारा जाता है डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर में, और यहाँ पे जाके वो फ्यूल जलता है, जिसकी मदद से हमारा यहाँ पे जो सूट पार्टिकुलेट इकट्ठा हो गए हैं, जमा हो गए हैं, वो भी जल के बाहर चले जाएं। तो एक हो गया हमारा पैसिव रिजनरेशन। दूसरा हो गया हमारा पार्क रिजनरेशन। पार्क रिजनरेशन में क्या होता है, जैसे सूट मास हमारा बढ़ता है तो उसके लिए हम अपना जो हमारे पास स्कैनिंग टूल है, ठीक है, उससे कर सकते हैं पार्क रिजनरेशन। पार्क रिजनरेशन कैन बी ट्रिगर बाय द ड्राइवर और यूजर ऑफ द व्हीकल। Park regeneration can be done if the DPF tail lamp telltale is on or blinking only. Park regeneration will be possible from 25 gram soot mass to 31 gram soot mass. If soot mass is greater than 36 gram, only service regeneration is possible. So basically क्या है, जैसे कि जब आपकी गाड़ी में नॉर्मली जो पैसिव रिजनरेशन है वो आपको ट्रिगर करेगा, पैसिव रिजनरेशन जो आपका होगा वो ट्रिगर करेगा हमारा EMS ECU। इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, पैसिव रिजनरेशन जो होगा हमारा ECU ट्रिगर करेगा। और दूसरा जो है एक्टिव रिजनरेशन है। एक्टिव रिजनरेशन हमारा जो करते हैं हम कर सकते हैं, जैसे कि आपकी गाड़ी में आपने देखा ये लाइट हमारी ब्लिंक कर रही है, अदरवाइज़ ये गाड़ी हम जो लाइट है वो कंटिन्यूस जलना चालू हुई है। तो जब ये कंटिन्यूस जलना चालू होगी तो उस कंडीशन में हम जो ड्राइवर है या फिर जो ओनर है गाड़ी का वो रिजनरेशन कर सकता है, वो पार्क कंडीशन में भी कर सकता है। जब ये लाइट कंटिन्यूस जल जाए तो पार्क कंडीशन में रिजनरेशन के लिए आपको करना क्या रहेगा, आपको इंस्ट्रक्शन आएंगे आपके स्पीडोमीटर में या फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, तो वहाँ से आप इसे कर सकते हैं, या फिर अपने स्कैनिंग टूल से भी जो है उससे भी आप कर सकते हैं एक्टिव रिजनरेशन या फिर पार्क रिजनरेशन। अब तीसरा जो है हमारा होता है फोर्स रिजनरेशन। फोर्स रिजनरेशन में होता है कि एक बार मान लीजिए आपने 36 ग्राम से ऊपर हो गया सूट मास, आपने रिजनरेशन नहीं किया, जैसे कि यहाँ पे है पैसिव रिजनरेशन। पैसिव रिजनरेशन में हो गया कि हमने गाड़ी को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में नहीं चला पाए, या फिर हम ट्रैफिक में चल रहे हैं, तो ट्रैफिक में चलने से क्या होगा, हमारा सूट मास इकट्ठा होता जाएगा, वो चला जाएगा पैसिव से एक्टिव में। एक्टिव में जब गया तो सूट मास हमारा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, उस समय हमारी ये लाइट कंटिन्यूस जल गई, और वहाँ पे जब ये लाइट जल गई तो हमें रिजनरेशन करना होगा पार्क रिजनरेशन, गाड़ी को खड़ी करके। अगर हमने पार्क रिजनरेशन भी नहीं किया तो उसके बाद क्या होगा, सूट मास ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, 36 ग्राम से ऊपर हो जाएगा, तो हम उस रिजनरेशन को ट्रिगर नहीं कर पाएंगे अपने से। उसके लिए फिर हमें जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर में, और वहाँ विजिट करके फिर वहाँ पे ये सर्विस रिजनरेशन परफॉर्म किया जाएगा, तभी आपकी गाड़ी का ये रिजनरेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। अदरवाइज़ आपका डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर जो है वो चोक हो जाएगा, और आपको उस कंडीशन में नया ही DPF फिर चेंज कराना पड़ेगा। तो ये था कुछ हमारा BS6 इंजन के EAT सिस्टम, एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम के बारे में।
तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑटो पार्ट्स इन्फो।